जैसे कि आप लोग लॉकडाउन में परेशान हो रहे हैं, आपने देखा कि हमने ऑलरेडी सेकेंड एंड हाफ यूनिट फिनिश करा दी है, ठीक है। जो रनिंग में हमारी यूनिट चल रही है दैट इज द थर्ड यूनिट, ओके। और थर्ड यूनिट में भी सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ओके। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि पोलराइजेशन है क्या। बाकी नोट्स मैंने दे रखा है आपको, तो पहले नोट्स अपने सामने ओपन करके रखिए, उसको रेफर करते रहिए और मेरा ये वीडियो आपको पूरी हेल्प करेगा पढ़ाई करने के लिए, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो पोलराइजेशन जैसे कि हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंटरफेरेंस की अगर बात करें या फिर हम डिफ्रैक्शन की बात करें, ये जो फिनोमेनन है वैसे ही लाइट का एक और फिनोमेनन होता है विच इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि लाइट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट करना। अब इससे मतलब क्या है, देखिए समझिए, अगर कोई लाइट है आपकी एक साथ जा रही है, जैसे सनलाइट, अगर धूप की बात करें, धूप की जो रेज आती हैं वो रेज अगर आपको छन करके मिले, छन कर मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिले, तो उस छानने को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक। अब देखो, इसको समझने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पोलराइजेशन किस टाइप की वेव्स में एप्लीकेबल है ना। थोड़ा बेसिक पर पहले आते हैं। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक, जिसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। अगर इसका ग्राफ की बात करें तो दिस इज द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अगर वेव आगे बढ़ रही है, ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ द वेव, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और थर्ड डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट। कुछ याद है, आपने क्लास 12 में पढ़ा था, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, एक ऐसी वेव जो 3 डायरेक्शन में मूव करती है। एक होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर, दूसरा होता है मैग्नेटिक वेक्टर, और थर्ड होता है आपका डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो 3 हो गए ना, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, और थर्ड आपका बीच वाला डायरेक्शन हो गया। तो ये वेव कुछ ऐसे मूव करती है। अगर ये इलेक्ट्रिक वेव है तो इसकी मैग्नेटिक वेव कैसी होगी, सामने की तरफ होगी, मतलब ये आपकी हो जाएगी मैग्नेटिक वेव, दिस इज योर मैग्नेटिक वेव, ठीक। और ये ऐसे मूव करेगी आगे की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जो पोलराइजेशन जो फिनोमेनन है ये एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये भी 2 टाइप में डिवाइडेड होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। ये भी आप पढ़ चुके होंगे छोटी क्लास में, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें से पोलराइजेशन एप्लीकेबल होता है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में, ओके। तो हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है। देखिए बेटा, अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव एक ऐसी वेव है जिसमें अगर ये डायरेक्शन में वेव आगे मूव कर रही है, तो ट्रांसवर्स वेव के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, मतलब इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल्स हैं, ये कैसे मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। इस टाइप की वेव को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, मैं इस ब्लैक बोर्ड से एक रस्सी लटका दूं और उस रस्सी को मैं ऐसे ऐसे मूवमेंट दूं, तो वो जो मूवमेंट होगा वो ट्रांसवर्स वेव होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे मूव करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे नहीं मूव करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे मूव करती है इस डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ, अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक तरफ कंप्रेस होती है, फिर आगे मूव करती है तो रिलैक्स हो जाते हैं इसके पार्टिकल, ठीक। फिर आगे मूव करेगी, फिर से कंप्रेस हो जाते हैं पार्टिकल, फिर आगे मूव करेगी, फिर पार्टिकल इसके रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब इसको क्या बोलते हैं, अगर याद हो जिन बच्चों को, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इसको मैं एक एग्जाम्पल से अगर बताना चाहूं तो स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग को आप क्या करते हो, कंप्रेस करते हो, फिर उसको रिलैक्स करिए, कंप्रेस करिए, रिलैक्स करिए, ऐसे कंप्रेशन रिलैक्सेशन, ये कौन सा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा कि द पार्टिकल्स वाइब्रेट
along the direction of propagation of wave, मतलब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन उस डायरेक्शन के अलोंग होना चाहिए इस तरीके से। और ट्रांसवर्स वेव कैसे पढ़ा जाएगा? दैट द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्लियर? रिवाइज हुआ? तो पोलराइजेशन किस कंडीशन में एप्लीकेबल है? आपकी ट्रांसवर्स वेव में एप्लीकेबल है। तो पहले तो आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए, तभी पोलराइजेशन आपको समझ में आएगा। तो जो नोट्स मैंने दे रखा है बहुत बेसिक से दे रखा है, तो उसको पहले रेफर करिए। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक विच इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की डेफिनेशन भी मैंने दे रखी है। इट इज द फिनोमिनन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम पोलराइजेशन की डिटेल में बात करें तो उससे पहले बेटा आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और वो 3 चीजों में आता है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल होता है आपका अनपोलराइज्ड वेव। अनपोलराइज्ड वेव मतलब जो बल्ब से आती हुई लाइट है, ट्यूबलाइट से आती हुई लाइट है, सन से आती हुई लाइट है, ये सब आपकी अनपोलराइज्ड वेव है, मतलब छनी हुई नहीं है। इसके वाइब्रेशंस जो है, इसके पार्टिकल वो हर डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हर तरफ भाग रहे हैं, इसीलिए उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आते हैं पोलराइज्ड वेव, मतलब जो एक डायरेक्शन में छन चुकी है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। अगर हम ऐसे डॉट बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये हो गई आपकी पोलराइज्ड वेव, लेकिन किस तरीके से है? विथ वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये बोला जाएगा इसको। ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? कि अगर देखो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है तुम लोग को, अगर मेरे वाइब्रेशंस इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर हैं, मेरा मार्कर इस समय ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो सामने से अगर तुम मेरा मार्कर देखोगे तो तुम्हें डॉट नजर आएगा। ठीक, तो अगर कोई वेव ऐसी है कि ये डायरेक्शन है और उसमें वेव्स ऐसे चल रही हैं, सामने से देखने पर आपको ये सारे बिंदु दिखेंगे, मतलब डॉट्स दिखाई देंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और वेव आपकी ऐसे है, ऐसे का मतलब क्या हुआ? अब मैं मार्कर को ऐसे रख लूं, ठीक, तो ये क्या है? पोलराइज है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है। लेकिन पोलराइज तो है, पोलराइज इसको लिख लोगे, लेकिन इसके वाइब्रेशंस कैसे हैं? सब कुछ सेम रहेगा। परपेंडिकुलर की जगह क्या यूज कर दोगे? पैरेलल, विथ वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये 3 चीजें पहली इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चीजों को आप लर्न कर लीजिए बाय हार्ट, और इन तीनों चीजों को एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये अनपोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड है विद वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर, ये भी पोलराइज्ड है विद वाइब्रेशंस पैरेलल। ओके, चलिए अब आते हैं। अब हमें करना क्या है? हमने क्या किया? एक अनपोलराइज्ड वेव ले ली। ये कौन सी वेव है आपकी? अनपोलराइज्ड। ठीक है, कहां से आई है? सन से आई है। अगर ये अनपोलराइज्ड वेव एक ऐसे डिवाइस के सामने से तुम पास कराओगे, उस डिवाइस को हम बोलते हैं पोलराइजर। उस डिवाइस का नाम क्या है? पोलराइजर। अब ये जो पोलराइजर है, बीएससी में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर आप मेरे बाद की वीडियोस, अगर आप मेरे बाद के नोट्स देखोगे तो पोलराइजर को कैल्साइट क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, फिर निकोल प्रिज्म के थ्रू कई सारी चीजों को रिप्लेस किया गया है। ठीक, पोलराइजर हम अलग अलग फॉर्म में लेंगे और देखेंगे किस तरीके से पोलराइजेशन के फिनोमिनन में अंतर आता है। अभी तो सिंपल पोलराइजेशन समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं। अब देखिए, हमने क्या किया? एक अनपोलराइज्ड वेव ली, उसके आगे हमने एक डिवाइस रख दिया, दैट इज कॉल्ड पोलराइजर। उसमें एक स्लिट है जो इस तरीके से कटा हुआ है। अगर ये ऐसे कटा हुआ है तो इसका मतलब ये वही कंपोनेंट पास करेगा जो कंपोनेंट इसके थ्रू निकल जाएंगे। अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है तो ब्लॉक हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक, वही कंपोनेंट जा पाएगा जो इसके पैरेलल है। तो अगर हम डायरेक्शन बनाएं, जैसे ये हमने एक एक्सिस बना दिया, तो यहां से कौन सा कंपोनेंट निकलेगा? ये वाला, क्योंकि यही कंपोनेंट इस स्ट्रेट्स के थ्रू पास होकर बाहर जा पाएगा। और ये वाली वेव को आप क्या बोलोगे? कि ये वेव आपकी क्या है? पोलराइज्ड। ठीक, इसको देखने के लिए कि वेव पोलराइज्ड हुई है कि नहीं हुई है, हम इसके सामने
सेम ऐसी एक और डिवाइस लगा देंगे, उसका भी स्लिट इसी तरीके से है। अगर हमको यहाँ पर रोशनी नजर आएगी, ठीक है, दोनों को पैरेलल रखना है। अगर यहाँ पर हमको रोशनी आउटपुट में नजर आ रही है, इसका मतलब है आपकी वेव पोलराइज हो चुकी है। ठीक, अगर आपने क्या किया, सपोज करिए एक यहाँ पर ये पोलराइजर लगा है, यहां से रोशनी आ रही है, ठीक, इसके जस्ट पीछे हमने एक एनालाइजर लगाया है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे एनालाइजर। ठीक है, अभी पोलराइजर है एनालाइजर, अगर ये दोनों में से रे छन करके बाहर निकल रही, यहाँ रोशनी मिल रही है पीछे, तो इसका मतलब है आपकी वेव पोलराइज्ड है। अगर एनालाइजर को धीरे धीरे ऐसे टेढ़ा करें, मतलब परपेंडिकुलर कर दे, तो क्या वेव आपको दूसरी तरफ मिलेगी? नहीं, क्योंकि वेव आपकी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो इसका मतलब है अगर वेव नहीं मिल रही है आपकी दूसरी तरफ, तो भी हम क्या मान के चलेंगे, आपकी वेव पोलराइज्ड है, क्योंकि वो पैरेलल है, तभी तो इससे पास नहीं हो पा रही है। तो एनालाइजर का मेन मकसद यहाँ पर रखने का सिर्फ इसलिए होता है, वो चेक करता है कि लाइट पोलराइज्ड है कि लाइट पोलराइज्ड नहीं है। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या है, एनालाइजर। और इस पूरे फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं।